से निकलेंगे 6 अक्टूबर को। हम यहाँ से काफिला लेके निकलेंगे और पहुँचेंगे DI खान, और DI खान से फिर हम जाएंगे अगले दिन साउथ वज़ीरिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। इमरान खान अमन मार्च का जवाब पेश करते हुए आज आइंस्टाइन के कॉल का हवाला दे रहे थे कि पागलपन ये है कि एक अमल को बार बार इस नियत से दोहराया जाता रहे कि शायद अगली बार मज़कूरा अमल का नतीजा बदल जाएगा। इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अमन को एक मौका देने का फलसफा पेश करने के बाद इस फलसफे पर अमली मुजाहिरा करने जा रहे हैं। वो अपनी जमात के परचम तले अवामुल नास और कुछ अमरीकियों को इकट्ठा करके शुमाली वजीरिस्तान की तरफ अमन मार्च करने जा रहे हैं। मंतक उनकी ये है नाजरीन कि जब तक अमरीका को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाता कि वो ये सोचे कि ड्रोन हमले अमन का इलाज नहीं बल्कि उल्टा दहशतगर्दी का एक जवाब है, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। उनके पास एक और दलील भी है कि मकामी आबादी को साथ मिलाए बगैर कोई जंग जीती नहीं जा सकती। हमें कबाइल को समझाना होगा कि दहशतगर्द हमदर्दी के काबिल नहीं और ना ही उनका साथ देना चाहिए। इमरान खान के दहशतगर्दी के जंग के खिलाफ जो नज़रियात हैं वो अपनी जगह, वो अवाम जाने वो जाने, मगर आइंस्टाइन का नज़रिया पागलपन जिसे दुनिया तस्लीम कर चुकी है अगर दुरुस्त है तो फिर हमारी अशराफिया और इसके कलपुर्जे, इसके आलाकार जिनके कब्ज़ाए कुदरत में रियासत का इक़्तिदार है, वो 65 सालों से पागलपन का शिकार हैं। इस अशराफिया ने अवाम की मर्जी की तशरीह अपने इख्तियार से घड़ी और इसी इख्तियार को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल किया। नतीजा बांग्लादेश निकला, मगर ये पागलपन न थमा। ये तजिया जारी और सारी है। नतीजा अलहदगी पसंद बलोच तहरीक की शक्ल में आ चुका है, मगर पागलपन फिर भी जारी है। रियासत का वजूद अवाम के एहसास तहफ़्फ़ुज़ से जन्म लेता है, मगर हमारी अशराफिया रियासत को अपने इक़्तिदार और इख्तियार और लामतनाही मराद का वसीला समझने के पागलपन में मुब्तला है। बदअमनी लोगों के बेटे जो है वो मार चुकी, खा चुकी, माए जवान लाशों से लिपट कर रोएं, बच्चे अपनी यतीमी पर सवाल उठाएं और हमारी अशराफिया का पागलपन यही जवाब देता रहे कि बैरूनी हाथ मुलव्विस है। नाज़रीन, पेट काट कर कौम एटम बम बनाए और हमारी अशराफिया अगयार के तलवे चाटे और अकल सवाल करे तो पागलपन का जवाब ये हो कि इनकी मर्जी के बगैर तो यहाँ हुकूमत किससे मिलती है। सो तलवे हैं और उनकी चाटने वाली ज़बान। खारजा पॉलिसी में, इक़्तिसादी पॉलिसी में, सनती तरक्की में, तर्ज़ हुकूमत में, गोया रियासत के हर शोबे में यही पागलपन। इल्ज़ाम तराशियाँ भी ऐसा पागलपन कि हर बार इल्ज़ाम तराशियों से एक नए जमहूरी मौल्लम का ज़हूर होता है। कौम 10-10 साल तक इस मौल्लम से जमहूरियत की अलif बे सीखती है, समझती है, फिर इल्ज़ाम तराशियों के पागलपन का शिकार तोबा करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। कामयाबी के बाद फिर वही पागलपन। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की मिसाक़ जमहूरियत के उन्वान से तोबा होती है। एहतसाबी रेफरेंसों के पागलपन पर कानों को हाथ लगाया जाता है, मगर तोबा फिर टूटती है और फिर वही पागलपन। कभी मेमोगेट का, कभी स्विस हुक्काम को ख़त लिखने का, कभी शौकत खानम के फंड्स का उनको खुर्द-बुर्द करने का पागलपन। नाज़रीन, आज ही अजीज़ स्पीकर इमरान खान जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि वो 6 अक्टूबर को अमन मार्च करेंगे। या ख्वाजा आसिफ को हर जाने का नोटिस भिजवाएं। नाज़रीन, नवाज शरीफ गिलगित जाकर अमन का नोहा कहें या सिंध हुकूमत किसी को राजी करने के लिए बल्दियाती ऑर्डिनेंस लाए। MQM नून लीग से मिले या सुप्रीम कोर्ट बलोचिस्तान अमन व अमान केस का मुकदमा सुने। सवाल सिर्फ इतना है कि इस पागलपन का इलाज क्या है और एक आदमी इस पागलपन को किस तरह बदल सकता है। सिर्फ एक आदमी। वापस आने का शुक्रिया। आज इमरान खान साहब आइंस्टाइन के कॉल का हवाला दे रहे थे कि एक अमल को अगर बार बार दोहराया जाए तो शायद नीयत ये उसके पीछे ये होती है कि अगली दफ़ा शायद इसका नतीजा जो है वो तब्दील हो जाए या बदल जाए। हमने सोचा कि अगर पाकिस्तान पे आइंस्टाइन का इस कॉल को आजमाया जाए तो शायद हमारी तारीख जो है वो आइंस्टाइन के इसी पागलपन के कॉल से भरी पड़ी है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब, सीनियर लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, हमारा साथ दे रही हैं आज यास्मीन रहमान साहिबा, MNA हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MNA सरदार अयाज सादिक साहब, सलीम साफ़ी साहब सीनियर तज्ज़िया नगार हैं, सहाफ़ी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी, क्या हल क्या है इस पागलपन का? हल तो जब पागलपन हो जाता है तो पागलपन का तो कोई हल नहीं होता। अलबत्ता हल तो मेरे ख्याल में यही है कि वैसे मैंने अस्यूम कर लिया साफ़ी साहब, पहले इस बात पे इत्तफाक कर लें, पागलपन है।
میں تو خود حیران ہوں، اگر پہلے تحریک انصاف کی قیادت اس طرح کے اعلانات کر رہی تھی یا صرف احتجاج اور مارچوں کو مسئلے کا حل سمجھ رہی تھی تو پھر بھی بات سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اس طرح کے ایشوز کو نہیں سمجھتے تھے۔ اب مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ سردار آصف احمد علی جیسے یا پھر ایون شاہ محمود قریشی صاحب جیسے، خورشید قصوری صاحب جیسے، یعنی یہ 3 فارن منسٹرز اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اس ایشو کو، اس کی نزاکتوں کو بہت بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے ڈیل بھی کیا ہے۔ تو یا تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ شاید مشاورت نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی تحریک انصاف اس طرح کے اقدامات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، تو میرے لیے تو یہ چیز بڑی ایک یعنی سمجھ سے بالاتر ہے، اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ سردار آصف احمد علی صاحب، اب خان صاحب کا اعلان کر دینا کہ ایک امن مارچ ہوگا، ساتھ 1 لاکھ بندہ بھی جائے گا، کچھ امریکی بھی جائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے، اگین جس طرح صافی صاحب نے بھی کہا، گیون ان دا لائٹ آف یور ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ جو ہے اتنا وسیع تر رہ چکا ہے، یہ کوئی حل ہے اور وہ بھی اس پوائنٹ پہ؟ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے مہر کہ انہوں نے کوئی یہ تو اعلان نہیں کیا کہ وہاں کوئی جا کے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک پاکستان کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، بڑی مصیبت میں ہے پاکستان، اور سینکڑوں پاکستانی ادھر ہلاک ہو چکے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جن کا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی نہ کریں کہ جو وہاں لوگ تکلیف میں ہیں، ہمارے بھائی ہیں پاکستانی، ہماری بہنیں ہیں وہاں، کہ دنیا کو ہم سینسٹائز نہ کریں کہ یہ ڈرون حملے غلط ہے۔ نہیں، اگر آپ اجازت دیں سردار صاحب، سینسٹائزیشن کی تو بات ہی نہیں ہے، بات نہیں ہے، دو تین کچھ ایسے ایشوز اس کے اندر ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو آپ کی رسائی ان علاقوں تک ہوئے گی، از اٹ پاسبل اور ناٹ، یہ بھی ابھی ہم بلکہ ڈیٹیل صافی صاحب آپ ہی سے پوچھیں گے، مگر پہلے سردار صاحب اپنا جواب ختم کر لیں۔ ایک تو رسائی کی بات ہے، دوسری ہے ادھر کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ ادھر جو ایک طالبان کی بھی کمپرومائزیشن ہے، اٹس ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمز، اینڈ یقیناً آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ سارے خطرات موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم فاٹا کے عوام کو، خاص طور پہ ساؤتھ وزیرستان کے عوام کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں، اور دنیا کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بالآخر یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ وہ اگر جنازہ لے کے جاتے ہیں تو جو شرکا ہیں آپ کی یہ نیت و پیغام سر آنکھوں پہ، مگر یہ کس طرح ممکن بنائیں گے؟ ہم جیسے لوگ ایون بحیثیت صحافی بھی ادھر نہیں جا سکتے، امبیڈڈ جرنلزم از the only thing that's possible over there۔ آپ وزیرستان تک کس طرح پہنچیں گے؟ کیا فوج نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ فوج کی پش پناہی ہوگی؟ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ کون رسائی دلوا رہا ہے؟ کون ادھر تک پہنچا رہا ہے؟ 1 لاکھ بندے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ نہیں ٹھیک بات، یہ جو پریکٹیکل لاجسٹک پرابلم تو موجود ہیں، سیکورٹی پرابلم بھی موجود ہے۔ ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ تحریک طالبان نے بڑی سخت دھمکی دی تھی کہ ہم بم مار کے اڑا دیں گے عمران خان کو، اور اس کے باوجود ساری دنیا نے سمجھا کہ اب عمران خان بھاگ جائیں گے، نہیں جائے گا وہاں۔ وہ ایک ڈٹرمنڈ لیڈر ہے، آج تک وہاں کوئی نہیں گیا، اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے، نہ پرائم منسٹر گیا، نہ پریزیڈنٹ گیا، نہ کوئی چیف منسٹر گیا۔ یہی حالت کوئی بلوچستان کی تھی، ادھر بھی عمران خان نے جلسہ کیا کوئٹہ میں سیکورٹی تھریٹ کے باوجود۔ اب یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ایک سینسٹائز کرنے کے لیے دنیا کو ایک میسیج دینا ہے کہ پاسبل کیسے ہوگا؟ سردار صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے، کون آپ کی پش پناہی کر رہا ہے؟ who's making it possible for you logistically, security wise؟ لوجسٹکلی دیکھیں جی، یہی ہوگا نا مہر کہ کہیں نہ کہیں ہمیں روک دیا جائے گا، مگر ہم تو وہاں جائیں گے، ہمارا تو تہیہ ہے۔ اور اگر سیکورٹی جو فوج کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا آپ کی جماعت کو؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے جی، اس کی میرا نہیں خیال کہ گو ہیڈ کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے،
पाकिस्तान, अच्छा अगर सरदार साहब इजाज़त दीजिए क्विकली, अवाम दीगर अवाम के लिए कि जो नहीं समझती कि कितना हसास इशू है ये, हमारा इलाका होते हुए भी इलाका गैर करार दे चुके हैं हमें से, साफ़ी साहब हमारा हिस्सा तो है, क्या हमारी रसाई उतनी ही आसान है जिस तरह अगर मैं उठ के आज कराची चली जाऊं या इस्लामाबाद जाना चाहूं या क्वेटा या भावलपुर जाना चाहूं? इज इट दैट सिंपल? नहीं, देखें महर, हकीकत ये है कि सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान बिलखसूस, एक तो अभी तक ये भी हमें पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि ये लोग नॉर्थ वज़ीरिस्तान जाना चाहते हैं या साउथ वज़ीरिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में या फिर बाजवड़ में हैं और औरंगज़ई और खैबर वग़ैरह में हैं। वहाँ पे दो ताकतें हैं इस वक्त, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और दूसरे टीटीपी और तालिबान हैं। इन दोनों की रेट है, कहीं पे फ़ौज की रेट है, कहीं पे उनकी रेट है। अब एक तो ये तहरीक इंसाफ की क़यादत को बताना होगा कि उनको इनमें से किसके साथ उन्होंने मशवरा किया है और किसने उनको इजाज़त दी है, क्योंकि अभी तक तो हमारी कोशिशों के बावजूद हम तो वहाँ तक नहीं जा सके, ख़ुसूसन नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में। अगर एक तरफ से इजाज़त लें तो दूसरी तरफ मारेगी और दूसरी तरफ से इजाज़त लें तो वो पहली वाली साइड जो है फिर जाने नहीं देती। एक ये चीज़ है। दूसरी बात कि देखें, पहले जनूबी और शमाली वज़ीरिस्तान में एक पार्टी थी और तमाम सीटें उस पार्टी को मिलती थी। पिछले इलेक्शन में भी यही रिज़ल्ट आया। जनूबी वज़ीरिस्तान के एक हलके में तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात थी। आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि फ़ायदा क्या होगा अगर ड्रोन हमले वज़ीरिस्तान में होते हैं। ये नहीं है कि ड्रोन वहाँ से उड़ते हैं, ड्रोन उड़ते कहीं और से हैं। ड्रोन की इजाज़त दी है इस्लामाबाद वालों ने और पिंडी वालों ने। मैं आज भी इस पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ड्रोन हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रहे हैं। तो अगर तो ड्रोन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करना है तो या तो जाके CIA के मरकज़ में अमेरिका में करना चाहिए या फिर इस्लामाबाद और पिंडी में मुज़ाहरा होना चाहिए। वहाँ पे इस वक्त देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की मईशत भी तबाह हो गई, वहाँ पे पहले से लोग बुरे हाल के शिकार हैं। अब अगर उस रोज़ ये मार्च होगा तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इनकी हिफाजत में लग जाएंगी। तो पेशावर में भी ये प्रॉब्लम है, इन जलसे जुलूसों की वजह से जो रही सही पुलिस है या जो फ़ौज के लोग होते हैं वो फिर जुलूसों को तहफ़्फ़ुज़ दे या कि वहाँ पे लोगों की हिफाजत करे और अपने पोस्टों की हिफाजत करे। तो मुझे तो यानी सियासत के सिवा कोई और मकसद नज़र नहीं आता। यास्मीन रहमान साहिबा से भी आके पूछेंगे कि क्या उनकी हुकूमत इस जिम्मेदारी को सर पे लेने के लिए तैयार है कि 1000 बंदा जाए हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ही, उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? हमारे सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तो अभी तक जुर्रत नहीं की। क्या वाकई डर है या वाकई गो अहेड फौज से नहीं मिला? क्या इधर सियासत हो रही है? एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। इंशाल्लाह इस्लामाबाद से निकलेंगे 6 अक्टूबर को। हम यहाँ से काफिला लेके निकलेंगे और पहुँचेंगे DI खान, और DI खान से फिर हम जाएंगे अगले दिन साउथ वज़ीरिस्तान। सच तो यही है कि है इसी मुल्क का हिस्सा, मगर इलाका गैर भी इसे हमने ही करार दिया है। गोरे भी इसे कहते थे कि वो इलाका है जिधर जंगली घोड़ों को लगाम नहीं दिया जा सकता। ये गोरों के टाइम के ऊपर, प्री कलोनियल टाइम के ऊपर फाटक एरिया को कहा जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज भी शायद डायनामिक्स जो है वो बाकी पाकिस्तान नहीं समझा, मगर ऑपरेशंस की बात हो रही है। फ़ौज हमारी अभी भी तैनात है उधर, ऑपरेशंस भी कर रही है वज़ीरिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान के फ्रंट खोलने का भी जिक्र आ चुका है और इमरान खान साहब ऐलान अमन मार्च का कर चुके हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगी यास्मीन साहिबा। सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अभी तक जुर्रत तो नहीं की वज़ीरिस्तान का रुख करने की, ना दीगर इलाकों का रुख करने की फाटा में। तो अगर खान साहब पहुँच गए इस अमन रैली के साथ 1000 बंदा लेके, तो हाउ वुड इट रिफ्लेक्ट अपॉन यू एंड योर पार्टी? जी महर, देखें आपने सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर का जिक्र किया तो उन्होंने जो एक
काबिल कबूल हल है या एक प्रैक्टिकल है। FCR में तरमीम की, फाटा और इन एरियाज़ को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की और इन एरियाज़ को मेन पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करने की बात की, जो एक प्रैक्टिकल बात है, जो हो सकती है, डूएबल है और जो बेस्ट इंटरेस्ट में है पाकिस्तान की अमन के और सलामती के भी और इन एरियाज़ के लिए भी, ताकि वो डेवलप भी हो सके, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस हो, पॉलिटिकल प्रोसेस चले। अभी जो आपने ये इमरान खान साहब की बात हुई, तो पहले गालिबन मैं आई एम नॉट क्लियर, पहले शुमाली वज़ीरिस्तान का अनाउंस हुआ था एक वक्त पे, फिर शायद वो चेंज करके तो उसको जनूबी वज़ीरिस्तान कर दिया गया, 1 लाख या 1000 बंदा जाएगा, ये भी अभी कुछ इतना क्लियर नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन हालात में ये कॉस्मेटिक्स इस तरह के करने की किसको फ़ायदा पहुँचेगा और ये किस तरह प्लानिंग हुई, किसने इजाज़त, वहाँ के क्या लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया कि ये उधर जाएं और किस तरीके से ये जाएंगे। लोगों की तो बात बाद में आती है, मेरा तो सवाल पहले बुनियादी था, आपकी हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि 1000 बंदा पाकिस्तान का ही शहरी जिसकी ज़िंदगी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आप ही को फराहम करना है, जो दीगर एरियाज़ में तो चले नहीं होता, तो इधर क्या होगा? बीबी, लेट्स स्पीक ऑनेस्टली। जी मैं समझ रही हूँ कि बिल्कुल बहुत ये पहले तो बात है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये दुआएं दे जमहूरी हुकूमत है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से किसी को रोका नहीं जाता, कभी कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं किया गया। जिस तरह भी कोई पार्टी चाहती है अपने जलसे जुलूस और ये इजलास करती है। हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ कि ये बात, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल आप भी वॉइस कर रही हैं, साफ़ी साहब भी और मैं भी, हम समझते हैं कि ये ऐसे एरियाज़ में इस किस्म की एक्टिविटी से कुछ फायदा भी नहीं होगा और फिर तो ये जान और माल का दूसरी बात से भी आप इत्तेफाक करती होंगी कि अगर ड्रोन्स के खिलाफ एहतजाज करना है तो इस्लामाबाद से किया जाए, क्योंकि गो हेड तो आपकी हुकूमत ने दिया हुआ है इन तैयारों को क्या आए और हमें बर्बाद करें। ये जी नहीं, कोई ऐसा इजाज़त नहीं दी हुई, लेकिन बहुत से फोरम्स हैं, बहुत से मीडिया के अलावा पार्लियामेंट के में, चले इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है, बाकी पार्टीज़ हैं और दूसरे बहुत से फोरम्स हैं, हम उनको देखते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह जारी रखे हुए वो जारी रखें, अपने वॉइस करें डिफरेंसेस। क्या इनका एक मार्च करने से ये और जो भी होगा, क्या इससे ये उम्मीद करते हैं कि अमन कायम हो जाएगा? मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं? मैं अभी तो हम तो ये भी नहीं क्लियर हो गए कि ये शायद अगर इजाज़त दीजिए यास्मीन साहिबा, उनसे पूछते हैं अचीव क्या करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक ऐड करूंगी कि ये सिर्फ सियासत है और सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और लेकिन उसको इस तरीके से रंग दिया जा रहा है जैसे बाकी पार्टीज या बाकी हुकूमत को वहाँ का कोई इतराक नहीं है, वहाँ के इदारों का, बिल्कुल वहाँ के लोगों का। अच्छा, एक बात बता दीजिए मुख्तसर, इससे पहले मैं यार सादिक साहब की जानिब में जाऊं, आपको क्या लगता है कि कितना वजन, जी कितना वजन देना चाहिए शो ऑफ सॉलिडारिटी को, इजहार यकजहती को, जो शायद तहरीक इंसाफ करने जा रही है इस लॉन्ग मार्च के जरिए, वही इजहार यकजहती जो बराक ओबामा अमेरिका के सदर ने अफगानिस्तान पहुंच के जिसका मुजाहिरा किया अपने सोल्जर्स के साथ कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, हम साथ हैं, हम भूले नहीं हैं आपको। अमेरिका से अफगानिस्तान का सफ़र तय कर दिया, अफगानिस्तान जैसी जगह पे उधर का सदर आके खड़ा हो गया, और हमारा सदर मुल्क के एक हिस्से से बकौल आपके दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच सका आज तक। यास्मीन साहिबा, is there anything you'd like to say? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आई डिडंट गेट इट के सवाल के से, मैं समझ रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन सदर ममलिकत को मैंने जो कहा कि प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर हम ले रहे हैं और ये तरमीम जो की जा रही है, कितना देते हैं हम लोग, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कि इन एरियाज में हमें अमन कायम करने के लिए क्या कोशिश करनी है, और जब तक इन एरियाज को हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे वहाँ अमन नहीं कायम होता। और अमन किस तरह कायम होता है यास्मीन साहिबा? उन करारदादों से जिनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो करारदादें जो ड्रोन्स को इमीडिएटली रोकने का हुक्म देती हैं, या वो करारदादें जो फॉरेन बूट्स को इस ग्राउंड पे रोकने का जिक्र करती हैं, वो तो नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको ये थोड़ा सा ये करेक्ट करती चलूं कि वो हुक्म नहीं है, रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट का, तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट इतनी स्ट्रेंथन हो कि वो हुक्म दे सके। अभी आपके मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट हुक्म नहीं देती, रिकमेंड करती है। रिकमेंडेशंस जो बाइंडिंग नहीं है, होनी चाहिए। ड्रोन का हमने हर फोरम पे उठाया, ये सवाल, अगर ये मैं यही पॉइंट अगर अयाज सादिक साहब की जानिब ले जाऊं, क्यों इस मुल्क में अभी भी पार्लियामान हुक्म देने की पोजीशन में नहीं आई? सादिक साहब, क्यों हम अभी भी रिकमेंडेशन सिफारिशात ही दे सकते हैं?
نہیں، یہ شکریہ آپ نے یہ سوال میرے سے کیا. جو یاسمین بھابی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ریکمینڈ کرتی، وہ صحیح کہہ رہی. پارلیمنٹ ریکمینڈ کرتی، مگر جب پارلیمنٹ میں حکومت بیٹھی ہو، جب پارلیمنٹ یونینمسلی ڈیسائیڈ کرے کہ ڈرون اٹیک جو ہے کسی صورت میں نہیں ہوں گے، اور اگر ڈرون اٹیک ہوں گے تو نیٹو سپلائز نہیں کھولی جائیں گی، اور یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سو یہ کس نے امپلیمنٹ کرنی؟ اگر انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے تو انہوں نے خود بیٹھ کے اس ریکمنڈیشن کو بنایا ہے جو کہ حکومت میں خود ہیں. سو یہ گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر صاحب کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، اور جو کیبنٹ بیٹھی اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نیٹو سپلائز اس وقت تک نہ کھولیں جب تک اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہ کریں. وہ کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آئے ہوئے، اسی پارلیمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو ریزولوشن ہے اس کو تو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا، اور اس کو نظر انداز کرنے کا جو نتیجہ یہ ہے کہ وہی اب پھر سے آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو رہا ہے. اچھا ایاز صادق صاحب ایک بات بتائیے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہ تو یہ ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور گورنمنٹ اگر چاہے تو یہ ڈرون اٹیک روکے بھی جا سکتے ہیں. ان کی اجازت ہے. ایاز صادق صاحب ایک بات بتائیے، اپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. اپوزیشن ایک وہ کردار ادا کرتی ہے جو سٹیئر بھی کر سکتی ہے ڈسکشن کو اتنے اہم فورم پہ، جس کو شاید یاسمین صاحبہ کہتی ہیں کہ حکم دینے کا وہ ابھی بھی اتنی تگڑی نہیں ہے کہ حکم دے سکے. مگر دیٹ بینگ سیڈ، آج ایک ملک کے ایک کونے سے نعرہ اٹھ رہا ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے، کراچی میں بیٹھ کے آرڈیننس پہ اور سگنیچرز بھی ہو رہے ہیں ابھی. دوسری سائڈ سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے اور صوبوں کے لیے، اور اب امن مارچ اور وزیرستان کے فرنٹ کو ختم کرنے کا ایک اور نعرہ اٹھ رہا ہے. تو پارلیمان کے اندر اب سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کے سیشنز ہو رہے ہیں ابھی. پارلیمنٹ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ایز وی اسپیک کیا ڈسکشن ہونی چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دی پرائرٹی ان پاکستان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک کہہ رہے ہیں وزیرستان مارچ کر رہے ہیں. پاکستان کی افواج جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اس ایریا کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، ان کی ساری کانسنٹریشن ہو جائے گی کہ ہم ان کو کس طرح پروٹیکٹ کریں جو لوگ آ رہے ہیں. یہ وہاں تک پہنچے یا کہاں تک پہنچتے ہیں یا کہاں روک دیے جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر یہ سمبولک ہو رہا ہے بیسکلی سیاست. جہاں تک لوکل باڈیز کا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ از ویری کلیئر. پنجاب گورنمنٹ کی ایک وہ آئی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، جو امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں لوکل باڈیز کے اوپر، ابھی وہ پروسیس میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم یہاں اناؤنس کریں 70 لاکھ جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہیں وہ الیکٹرل لسٹ کے اوپر نہیں آئے. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے یہ الیکشن کنڈکٹ کرانی ہے. دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا الیکٹرل لسٹ. تو یہ کس طرح یہ ابھی الیکشن ہو سکیں گے؟ پھر ابھی جب پنجاب اسمبلی اس کو پاس کرے گی، پاس ہونے کے بعد کی بات ہے یہ، ابھی تو وہاں پروسیس میں پڑا ہوا جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں. سو یہ اوور آل پورے ملک میں اناؤنس کر دینا کہ کر رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، میرا خیال ہے سب جانتے ہیں کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اگر صوبے کے لیے سیریس ہوتے تو 18ویں ترمیم میں اس کو ڈال دیتے کہ جی ہم نے اور صوبے بنانے. پنجاب اسمبلی میں تو مسلم لیگ نون آج کس بات کے اوپر کلیئر ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کس بات پہ سنجیدہ ہیں آج بسائڈز الیکشنز؟ ہم تو اس بات پہ سنجیدہ ہیں کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. جلد سے جلد الیکشن ہولڈ کرنے چاہیے. جلد سے جلد نئی گورنمنٹ جو بھی الیکشن جیتتا ہے وہ آ کے فریش مینڈیٹ. اگر آپ اجازت دیجیے سردار آصف احمد علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈائریکشن دینے کے لیے اس ملک کو، ڈیبیٹ کو صحیح سمت لے کے جا رہی ہے بحیثیت حزب اختلاف؟ دیکھیں جی، میں ان کے بارے میں کیا میں عرض کروں. ہر بجٹ پہ ووٹ دیا ہے گورنمنٹ کو. تقریباً ہر معاملے پہ یہ گورنمنٹ کی لیجسلیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، بجٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں محسوس ساری دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو پنجاب حکومت چلانے دیں گے، آپ جیسے چلاتے رہیں. یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس کو اتنا بری بات نہیں سمجھتا. انہوں نے دونوں پارٹیز نے اپنے مفاد کے خاطر اگر کیا ہے تو اتنی بری بات بھی نہیں ہے. مگر ہر چیز کو یہ ایک فٹ بال بنا دیتے ہیں، سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. جب صوبوں کا بنانے کا وقت آیا تو اس پہ پیپلز پارٹی کا اینگل یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا نعرہ ہم نے لگایا ہے، کیونکہ گیلانی صاحب کے محترم بیٹے عبدالقادر صاحب وہ وہاں کے چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، کہیں کا تو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. مگر سردار آصف احمد علی صاحب ایک پرٹیننٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو ملے ہوئے ہیں،
उन्होंने कहा है कि आप वफाक में बैठ के फैसले करते रहे, हम पंजाब हुकूमत चलाएंगे विदाउट इंटरफेरेंस। सवाल मेरा आपसे है कि तीसरी कुव्वत जो नहीं एतराज आपको चले, आपको ना सही शायद अवाम को एतराज जरूर हो क्योंकि अवाम ने तो अपना वोट दिया इन्हें, मगर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहैसियत एक तीसरी कुव्वत जो पहली दफ़ा शायद इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आपकी जमात, मुझे ये बताइए कि आपको क्या इस्लामाबाद में फिर बैठ के एहतजाज और रैली नहीं करनी चाहिए या उधर नहीं बैठ के धरना देना चाहिए, ना कि आप वजीरिस्तान का रुख करें? साफ़ी साहब ने भी जिस तरह का ड्रोन्स के आप खिलाफ हैं, तो ड्रोन्स की इजाज़त जिधर से मिल रही है इस्लामाबाद से उधर बैठ जाइए ना, 1000 बंदा उधर ले जाइए। मतलब इजी ऑप्शन यही है कि उधर आराम से बैठें, एहतजाज करें और घर चले जाएं। अब मोहतरमा इजी और इफेक्टिव यास्मीन साहब, इजी ऑप्शन बड़ा मुश्किल है। देखे ना महर के उधर जाके सारे खतरे, हमने किसी से सिक्योरिटी नहीं मांगी, ना फौज से, ना एफसी से, ना पुलिस से। तो फिर आप नहीं पहुंच सकेंगे? जो भी करेंगे अपना, नहीं हम पूरी करेंगे कोशिश। हमारा खान से आगे नहीं जा सकेंगे ना, साफी साहब ने अभी आपको बताया, अभी हाल में वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे, ना पहुंच सके। नहीं, कोई भी नहीं वहां जा रहे। अब जरदारी साहब जो हैं वो तो प्रेसिडेंट हाउस से डरते मारे बाहर ही निकलते, एक प्रेसिडेंट हाउस से निकल के बिलावल हाउस में चले जाते हैं और फिर हर रोज़ एक काला बकरा वहाँ होता है, उनकी हिफाजत के लिए कुर्बान किया जाता है, सदका दिया जाता है। अब ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना प्रेसिडेंट साहब, ना गवर्नर पख्तूनख्वा प्रोविंस के, कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं। क्या मैसेज आप दे रहे हैं उन लोगों को कि हमें नहीं परवाह, आप जितने मर्जी मर जाएं, आपकी औरतें मरें, बच्चे मरें, आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप मरते रहें, हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब जो हम करने लगे हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया, हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इन बेचारे लोगों के साथ क्या बीत रही है। सही पहुंचेंगे कैसे? सरदार आसिफ अहमद साहब, अगर आपने मेरे घर तक आना हो और मैं अपने घर के आगे, स्ट्रीट के आगे, गली के आगे जो है मैं रास्ता ही बंद कर दूं, आपके लिए अंदर आना ही नामुमकिन हो, तो आप किसी तरह कोई राब्ता तो करेंगे ना। बाहर जो गार्ड है, जो इस केस में फौज है, फौज से राब्ता करेंगे कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो, हमें किसी तरह लेके जाओ अंदर। फौज की मदद के बगैर आप ना जा सके, जैसे साफी साहब ने कहा, या तो आप दूसरी साइड तालिबान से बात कीजिए। फिर देखिए, हम ये सब रिस्क लेने को तैयार हैं क्योंकि हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के लोगों के साथ। जहां भी पाकिस्तान के लोग तकलीफ में हैं, हम जाएंगे वहां। और इसे आप देखें, It sounds very good. मैं एक वक्फा ले लूं and then I want to know how. I want to know how after a very short break. So if you do allow me, thank you. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद यही जानने की कोशिश करेंगे, प्यारी बातें, खूबसूरत नारे, मगर किस तरह होगा, कैसे, आफ्टर ब्रेक। 210 दिन की इस असेंबली की मुद्दत, इसकी ज़िंदगी और हमारे असल मसाइल अभी भी बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बेरोज़गारी, गुर्बत, अफलास, मगर अभी भी जिक्र जिसका हो रहा है, बहस जिसकी हो रही है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या टीवी टॉक शोज़ पे हो, वो नए सूबे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं और अमन रैलीज़ हैं। साफ़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अभी किसका क्या एजेंडा या किसका क्या मकसद और सिमत होनी चाहिए? इनसाइड ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून और स्ट्रीट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए महर, सबसे पहले तो जो मुझे एक तालिब इल्म की हैसियत से महसूस हो रहा है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मसला है, ये मसलों में से एक मसला नहीं है, बल्कि मैं इसको उम्मुल मसाइल कहता हूँ। और अगर हमारी ये पॉलिसी रही और ये सूरत हाल रही तो मैं यानी खाकम बदहन, लेकिन मुझे वज़ीरिस्तान को तो हम संभाल नहीं सकेंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान को भी हम वज़ीरिस्तान बनने से नहीं बचा सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही। और इधर कभी सूबों का मसला, कभी एनआरओ का मसला, कभी एक दूसरे के असासों का मसला। और अगर आप देखें तो हर लीडरशिप की अपनी अपनी जगह पे, मसलन आज बहुत सारे लोग ट्राइबल के हमदर्द बनते हैं। मैं पूछता हूँ कि पिछले 50-60 साल से वो इस ज़ालिमाना वहशी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे, किस सियासी जमात ने उसको इशू बनाया है? सदर मुमलिकत साहब उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं, बराह रास्त पिछले 5 सालों में वो एक दिन वहाँ नहीं जा सके। क्या किसी जमात ने उनसे पूछा है? ट्राइबल सिर्फ ड्रोन हमलों से नहीं मर रहे हैं। आपने उस रोज़ BBC की रिपोर्ट देखी होगी कि सैकड़ों
300 से ज़ायद स्कूल, 1000 से ज़्यादा स्कूल जो है वहाँ के वो तबाह कर दिए गए इस दौरान। अब ये साहब जो है हमारे मोहतरम है वो वहाँ जाने चाहते हैं। अभी पिछले दिन जो पेशावर में धमाका हुआ है, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो पॉलिटिकल तहसीलदार तयनात थे, जो पहले वहाँ के बादशाह समझे जाते थे, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, जुडिशल हेड भी है और फाइनेंशियल इश्यूज़ के भी हेड हैं, वो सिर्फ उधर ड्यूटी दे रहे थे। उनको, उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके कज़न को, बाकी दर्जनों इंसानों समेत उठाया गया। मुझे कोई एक लीडर बता दे किसने उनके घर पे जाके फातिहा किया है। और अब जो है लोग असल सियासत चमकाने के लिए, मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में ना कोई सच बोल रहे इस इशू पे, इस पे ना तो इसको सियासत में तरजीह नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इस पे सियासत के लिए जा रही है। जो ड्रोन हमलों की हिमायत कर रहे हैं वो भी सियासत के लिए कर रहे हैं, जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी कर रहा है। इस वक्त देखें जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, पूरे पख्तून बेल्ट, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वजह से है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें बुनियादी तज़ादात है और वो उसका नतीजा एक कौमी ख़ुदकुशी के साथ कुछ और नहीं हो सकता। अब उन तज़ादात को निकालने के लिए हमारी इन तमाम लीडरशिप ने, बशमूल में माजरत के साथ, यानी वो नवाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों और वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए जरदारी साहब हों, उन्होंने इस दौरान उस मसले के हल के लिए क्या किया है। जब तक ये डर्टी गेम मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों का इस वक्त अफ़गानिस्तान और ट्राइबल एरिया, ये ड्रोन हमले या नॉर्थ में ऑपरेशन हो या साउथ में ऑपरेशन हो, ये जुज़ हैं, एक पार्ट है, पूरा कुल नहीं है। कुल ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और उससे मुत्तसिल पाकिस्तान का बेल्ट इंटरनेशनल और रीजनल फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की लड़ाई का मरकज़ बन गया है। इस रीजन में ग्रेट गेम नहीं बल्कि ग्रेट बुसकुशी जारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के अवाम भी और फाटा के अवाम भी उस बकरी की हालत उनकी हो रही है जो बुसकुशी के गेम में उस बकरी का हो जाता है। मुझे बताएं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे इस दौरान कितना दबाव डाला है और इन्होंने इस मसले की अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए और फाटा से इस गेम को ख़त्म करने के लिए सफारती महाज पे क्या कोशिशें की है। अगर मसला किसी ने हल करना हो, किसी को ट्राइबल से हमदर्दी हो, तो उसको आगाज़ वहाँ से करना होगा कि यहाँ पे इस गेम को ख़त्म किया जाए और इस मसले को अपनी सियासत में तरजीह बनाया जाए। खान साहब का तो हमने एक सोल्यूशन देख लिया, अमन मार्च किया जाए, कोई से सियासत के सिंबॉलिक जेस्चर है वो तो अब वक्त ही बताएगा। उनकी इसके ऊपर नजरियात भी जो हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। मगर यार सादिक साहब, आपकी जानिब आती हूँ, अगेन गवर्नमेंट इन वेटिंग। खान साहब आएंगे तो क्या करेंगे, दो टोक अल्फाज में बता दिया। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इस ग्रेट गेम को किस तरह ख़त्म करेंगे, इस खुदकुशी को या उम्मुल मसाइल को बकौल साफ़ी साहब किस तरह इस पे लगाम डालेंगे? फौज को कंट्रोल कर लेंगे, पॉलिसी अपने हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये आपने सही कहा है कि जब जो भी अपोजिशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, मगर जो सूरत हाल इस वक्त है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि हर एक से छुपाई जा रही कि असल सूरत हाल क्या है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किस लेवल पे गेम हो रही है। जहां तक नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोगों को बैठे हुए ये खबर नहीं है। ये जो बात होती है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का अपना इंटरेस्ट है, उनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं, उनके लिए अपना मफाद जो है वो उनको ज्यादा अहम है। मैं ये जानना चाह रही हूँ पाकिस्तान की सियासी जमातों का मफाद क्या है, अवाम के साथ है या अपनी कुर्सी का ही है? मैं इसीलिए आपसे पूछा है, आप आके क्या कर लेंगे ये बताइए, हल क्या है आपके? देखें पाकिस्तान के नेचुरली अवाम जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ही मफाद है, उनका कोई अमेरिका के साथ बिल्कुल नहीं है। मगर इशू कहाँ पे आता है? इशू ये है कि बहुत से और इश्यूज हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये, जिस तरह साफी साहब भी अभी कह रहे थे, ड्रोन इज वन कंपोनेंट ऑफ दैट इंटायर इशू। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी या ट्राइबल एरिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो इकॉनमी हो रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि यहाँ पे इश्यूज प्रोविंस के आ रहे हैं, इश्यूज लोकल गवर्नमेंट के आ रहे हैं, इश्यूज लॉन्ग मार्च के आ रहे हैं। तो हल आपके पास भी नहीं है सादिक साहब, मुझे ये महसूस हो रहा है आपकी बातों से हल नहीं मिल रहा मुझे। जो हैं, जो कि हमारे मेन इश्यूज हैं इस मुल्क के, जिसमें हम अपने जो यहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं, कोई ये नहीं सोचता कि ये जो हमारा नौजवान है
جس کو روزگار نہیں مل رہا یا نوکری نہیں مل رہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک ٹائم بام ایک بیڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بات بھی ایرپٹ ہو سکتا ہے. تو ہم کیا آر وی لیڈنگ ٹو اے سول وار؟ ڈو یو ہیو اے سولوشن؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 90 دن نہیں، آج ہی اعلان کیا انہوں نے کہ 9 دن کے اندر ختم کر دوں گا، کابینہ اپنی اتنی چھوٹی رکھوں گا، کھانے والے جی کرپشن سے حل کروں گا اس ملک کے مسائل، کرپشن کے خاتمے سے خان صاحب کا کہنا ہے. آپ کے پاس کیا حل ہے؟ میرا وقت ختم ہو گیا. صادق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کس طرح بلوچستان کو، کس طرح آپ اس کے اندر امن و امان کس طرح قائم کریں گے؟ فاٹا کو کس طرح علاقہ غیر سے تبدیل کر کے ہمارے علاقے کا درجہ دے دیں گے آپ، اسی ملک کا حصہ بنا دیں گے؟ کراچی میں قتل و غارت کس طرح ختم کریں گے؟ کوئی ایک حل؟ جی یہ سارے ایشوز کے حل ہیں، اور ان ایشوز کو حل جس طرح کیا جا رہا ہے. اب آپ کراچی کا ایشو لے لیجئے کہ گورنمنٹ وہاں جو گورنمنٹ ہے، تینوں پارٹیز جو ان گورنمنٹ ہیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سٹ ٹوگیدر اور اپنے ایشوز ریزالو نہیں کر سکتے. ان کو وہاں آپ انوالو کریں، ان کو بیچ میں بٹھائیں. ہم جتنا مرضی یہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ کریں گے، مگر وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو جلد سے جلد سالو کریں. کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے. ایبسولوٹلی. صادق صاحب اگر آپ اجازت دیجیے، میرا وقت ختم ہو گیا. یاسمین صاحبہ، پارلیمنٹ تو ہنگ ہی نظر آ رہی ہے ہمیں اگلے چند سالوں کے اندر، الیکشنز میں بھی کوئی 2/3 اکثریت لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے نعرے ہی رہ جائیں گے اور بہترین حل شاید یہی ہے جو آج جمہوریت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے؟ جی مہر، میں سمجھتی ہوں کہ بہترین حل جمہوریت کی شکل میں ہی ہے، بالکل جمہوریت کی شکل میں ہی ہے. اور جو بھی کہا گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پارلیمنٹ میں تو این آر او سے ہی کسی کی توجہ نہیں ہٹتی، یا صادق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایوری ممبر ہیز دا رائٹ، یہ اس ایجنڈا کو کوئی بھی ممبر موو کرے، اپوزیشن موو کرے، حکومت میں سے کوئی موو کرے، اس پہ بھرپور ڈسکشنز ہوتی رہنی چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. چل رہا ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. بھرپور ڈسکشنز بھی چلتی رہیں اور ہم عمل میں آتے بھی سب چیزوں کو دیکھتے رہیں. دعا یہی رہے گی انشاءاللہ تعالی. جاتے جاتے تھوڑے دنوں کی رخصتی چاہوں گی آپ سے، محتاج دعا بھی رہوں گی. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے. but in the next few days I will not be joining you. دعا میں یاد رکھیے گا. Take care of yourselves. Good night. اللہ حافظ.